क्या आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करेंगे जो आपसे कहे कि उसने भारत का ताजमहल 3 बार बेच दिया? देखिए, पहली बार सुनकर यह मजाक लग सकता है, दूसरी बार झूठ, लेकिन तीसरी बार यह समझ आता है कि यह कहानी नहीं है, यह हकीकत है। यह वो आदमी था जिसने ताजमहल ही नहीं बल्कि लाल किला, राष्ट्रपति भवन, यहां तक कि भारत की संसद भवन को भी कागजों पर फर्जी में बेच दिया था। 8 राज्यों की पुलिस उसे पकड़ने में लगी रही। अदालतों ने कुल मिलाकर 113 साल की सजा सुनाई, पर फिर भी हर बार वो बच निकला। उसके पास ना बंदूक थी ना गैंग, सबसे बड़ा हथियार था एक पेन और उसका दिमाग। इस शख्स का नाम था मिथिलेश कुमार, लेकिन दुनिया और आप इसे नटवर लाल के नाम से जानते हैं। सबसे बड़े नटवर लाल। आज उस नटवर लाल की कहानी हम आपको सुनाएंगे जिसने सिस्टम की कमजोरियों को समझकर कानून को सालों साल घुमाया। सवाल यह नहीं कि वो ठग था या अपराधी, सवाल यह है कि वो लोगों को ठगता था या सिस्टम को। नटवर लाल की कहानी को समझने के लिए आपको बिहार चलना पड़ेगा, क्योंकि नटवर लाल का जन्म बिहार के सीवान जिले में हुआ था। सीवान का जीरादेई गांव, वो गांव जहां भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए। मिथिलेश शुरू में वकालत की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। उसकी असली ताकत थी उसके हुनरमंद हाथ। वो किसी के भी सिग्नेचर को इतनी सफाई से कॉपी करता कि असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन था। कहा जाता है कि उसने अपनी इस कला की पहली परीक्षा अपने पड़ोसी के चेक पर साइन करके ली, जिससे उसने 1000 रुपए निकाले। यहीं समझ में आया कि ईमानदारी की वकालत से ज्यादा पैसे दूसरों की पहचान चुराने में। उसने नाम बदला, हुलिया बदला और निकल पड़ा भारत का सबसे बड़ा होशियार बनने में। उसकी वकालत की पृष्ठभूमि ने उसे कानून की बारीकियों को समझने में हेल्प की, जिसका फायदा उसने ठगी के बाद उठाया। नटवर लाल की ठगी का दायरा इतना बड़ा था कि अक्सर सवाल उठता है कि क्या उसे किसी राजनेता का संरक्षण प्राप्त था। ऑफिशियल तौर पर कभी किसी का नाम सामने नहीं आया, लेकिन नटवर लाल सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल इतने मंझे हुए राजनेता की तरह करता कि लोग हैरान थे। वो अक्सर सरकारी गेस्ट हाउस में रुकता, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करता, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम पर फर्जी रिकमेंडेशन लेटर तैयार करता। उसकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय के बड़े अखबारों और सरकारी फाइलों तक उसकी पहुंच थी। कुछ जानकार मानते हैं कि सिस्टम के भ्रष्टाचार का उसने फायदा उठाया। जब वह किसी को ठगता तो वो खुद को किसी बड़े मंत्री या करीब बताता, और उस दौर में सत्ता की धमक इतनी थी कि लोग कागजों की जांच करना भूल जाते। नटवर लाल की ठगी का सबसे बड़ा आधार कागज थे। वो केवल साइन कॉपी नहीं करता, बल्कि कागजों को एजिंग, बूढ़ा करने की भी कला जानता था, ताकि वो दशकों पुराने और असली लगे। संसद बेचने के दावों के पीछे उसकी जाली स्टैंप और सील बनाने की महारत थी। वो दिल्ली के कचहरी इलाके से पुरानी मोहरें और स्टैंप पेपर को इकट्ठा करता, उन पर हूबहू ऐसे साइन करता जैसे उस समय के बड़े अधिकारियों के होते। वो विदेशी पर्यटकों को यकीन दिलाने में माहिर था कि भारत सरकार कर्ज में डूबी है और अपनी संपत्तियों को गुपचुप तरीके से लीज पर दे रही है। वो दस्तावेजों के साथ ऐसे सपोर्टिंग लेटर लगाता जो भारत के किसी बड़े मंत्रालय के असली लेटर हेड जैसे दिखते। यही वजह थी कि उसके शिकार हुए लोग शक की कोई गुंजाइश नहीं देख पाते। नटवर लाल की हिम्मत तक कोई ठिकाना नहीं था। उसे केवल आम लोगों या पर्यटकों को ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों के नाम का भी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उसने धीरूभाई अंबानी और टाटा जैसे नामों का उपयोग करके बड़े बड़े व्यापारियों को चुना लगाया। और किसी बड़े शहर के उद्योगपतियों के पास पहुंचता और खुद को इन दिग्गज घरानों का परचेज ऑफिसर या एजेंट बताता। वो इन कंपनियों के फर्जी ऑर्डर फॉर्म और लेटर हेड लेकर पहुंचता। उसकी बातचीत का तरीका इतना प्रोफेशनल और प्रभावशाली था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मान लेते कि वो सीधे रिलायंस या टाटा समूह के साथ डील कर रहे हैं। और इस तरह उसने ब्रांड्स की साख का इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए किया। नटवर लाल की कहानी में सबसे चर्चित और आखिरी फरारी जो है वो साल 1996 की है। एक ऐसी फरारी जो आज भी भारतीय पुलिस के लिए शर्मनाक पहेली है। उस वक्त नटवर लाल की उम्र 84 साल की थी। उसे हार्ट की बीमारी थी, व्हील चेयर के बिना चल नहीं पा रहा था। पुलिस की एक टीम इलाज के लिए कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जा रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच भीड़ में बूढ़ा लाचार दिखने वाला शख्स पलक झपकते गायब हो गया। पुलिस के जवान कुछ दूरी पर थे, लेकिन नटवर लाल का नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं उसने वहां भी किसी को अपनी बातों में फंसाकर मदद ली। कुछ का मानना है कि उसने अपनी बीमारी का नाटक किया ताकि सुरक्षा ढीली हो।
व्हीलचेयर वहीं खड़ी रह गई, नटवरलाल इतिहास के पन्नों में गायब हो गया। कई मानते हैं कि नटवरलाल ने मौत को भी ठगा था। नटवरलाल की मौत उसके जीवन की सबसे बड़ी ठगी मानी जाती है। 2009 में जब अदालतों में उसके खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई तेज हुई तो वकील ने एक हलफनामा दिया और कहा कि 25 जुलाई 2009 को उसकी मौत हुई। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब उसके भाई ने दावा किया कि उसकी मौत तो 13 साल पहले 1996 में हुई थी, उसका अंतिम संस्कार रांची में हुआ था। सवाल उठा कि अगर वो 96 में मर गया था तो 2009 तक अदालती कार्रवाई किसके नाम पे चल रही थी, और अगर वो जिंदा था तो फिर पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पाई। अपनी मौत की 2 अलग अलग तारीख देकर उसने साबित किया कि वो जीते जी तो कानून को नचाता ही रहा, मरने के बाद भी उसने कानून को खूब बेवकूफ बनाया। हालांकि आपको जान के हैरानी होगी कि नटवरलाल के गांव वाले आज भी उसे अपराधी नहीं मानते। उसके गांव जीरादेई में आज भी उसकी एक अलग छवि है। वहां के बुजुर्गों के लिए वो अपराधी नहीं कलाकार था। गांव वालों का तर्क है कि नटवरलाल ने कभी किसी गरीब को नहीं सताया, किसी की हत्या नहीं की। वो कहता था वो लालची लोगों को ठगता है। ठगी के पैसों का एक बड़ा हिस्सा गांव की भलाई, शादियों, दावतों में खर्च किया। वहां के कुछ लोग इस बात को लेकर कहते हैं कि उसकी मूर्ति लगा देनी चाहिए। उनके लिए नटवरलाल रॉबिन हुड था, जिसने सिस्टम की जड़ों को हिलाया। यह अपराधी का सामाजिक महिमा मंडन है या व्यवस्था से पीड़ित लोगों का उसके प्रति लगा, यह आज भी बहस का विषय है। लेकिन एक सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण उठता है, क्या आज के डिजिटल स्कैमर नटवरलाल की ही आधुनिक औलादे हैं? देखिए, आज नटवरलाल भले ही शरीर में मौजूद ना हो, लेकिन उसकी ठगी की आत्मा आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा ताकतवर होकर उठी है। आज के जामताड़ा और नूह जैसे इलाकों से चलने वाले स्कैमर्स को नटवरलाल का डिजिटल वारिस कहा जाता है। नटवरलाल जो काम फर्जी लेटर हेड और पेन से करते थे, आज वही काम फिशिंग लिंक और फर्जी कॉल के जरिए हो रहा है। नटवरलाल का मुख्य हथियार भरोसा जीतना था, और आज के डिजिटल अपराधी भी बैंक अधिकारी या फिर नामी कंपनी को रिप्रेजेंट करके भरोसा जीतते हैं। फर्क इतना है कि नटवरलाल को खुद सामने आना पड़ता था, जबकि आज की उसकी औलादे दुनिया किसी कोने में बैठकर आपकी मेहनती कमाई को उड़ा लेते हैं। कुल मिलाकर नटवरलाल की कहानी हमें सिखाती है कि लालच, लापरवाही ही वो दरवाजे हैं जिसने ठग हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। उसने साबित किया सिस्टम चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना, अगर नैतिकता और सतर्कता की कमी है तो अकेला इंसान उसे हिलाकर रख सकता है। नटवरलाल एक ऐसा किरदार था जिसने अपराध को एक कला की तरह जिया और अंत में एक पहेली बनकर विदा हो गया। उसकी कहानी को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई और नटवरलाल पैदा ना हो। वो भारत के इतिहास का वो पन्ना है जिसे फाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमें बार बार हमारी कमजोरियों को दिखाता है। ये कहानी नटवरलाल की थी। कोई और कहानी आपको सुननी हो तो क्राइम बुक से जुड़िएगा, कमेंट सेक्शन में उस कहानी का नाम लिख दीजिएगा, कहानी आप तक पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।